अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारे पास दो कौमी नज़रिया या टू नेशन थ्योरी। और ये पाकिस्तान स्टडीज़ में इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है जी। तो काइंडली बेटा कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपके साथ। टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया। आपके पास बेटा पाकिस्तान स्टडीज़ में अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ टू नेशन थ्योरी। ठीक है जी। अब दो कौमी नजरिया अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको दो कौमी नजरिए को सॉल्व किस तरह करना है। सबसे पहले बताना है बेटा कि डेफिनेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी के दो कौमी नजरिया था क्या, या व्हाट इज टू नेशन थ्योरी। तो आप इसमें बताएंगे एक ऐसी थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है, या एक ऐसी थ्योरी जो डिस्क्राइब करती है, या एक ऐसी थ्योरी जो आपको बताती है और समझाती है वो दो बड़ी कौमें जिनकी हर चीज एक दूसरे से क्या थी, डिफरेंट थी। अब वो उनका मजहब हो, उनका ट्रेडिशन हो, उनका कल्चर हो, उनका कोई भी लाइफ स्टाइल हो, या उनके कपड़े हो, या उनकी तमाम तर इबादतें हो, हर चीज उनकी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ तक कि उनका खाना भी एक दूसरे से डिफरेंट था। इवन यहाँ तक कि उनका पैसा कमाने का जो स्टाइल था या पैसा कमाने का जो तरीकेकार था वो भी एक दूसरे से क्या था, मुख्तलिफ था। तो इसको हम डेफिनेशन में ले सकते हैं कि कोई भी दो कौमें जिसके अंदर जो है वो उनके रिलीजन डिफरेंट हो, उनका कल्चर डिफरेंट हो, उनकी ट्रेडिशन डिफरेंट हो, उनका फूड डिफरेंट, मतलब वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, तो वो दो कौमें कहलाती हैं। और यही दो कौमें एक थ्योरी बनी थी जो कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को नेशन का लफ्ज जब दिया तो वहीं से जो है वो टू नेशन वाला जो है वो जो वक्त है वो स्टार्ट हो गया था। वैसे बेटा अगर मैं आपको बात करूं तो दो कौमी नजरिए का जो इर्तिका है वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से या उससे पहले से शुरू होता है। ठीक है जी। कैसे? क्योंकि बेटा उस वक्त भी दो बड़ी कौमें थी, और वो दो बड़ी कौमें थी, एक थी इस्लाम, दूसरे थे मुशरिकीन या कुफार। ठीक है जी। इसी तरह टू नेशन थ्योरी या दो कौमी नजरिया जो हमें पाकिस्तान की तारीख में बताया जाता है उसमें भी यही है कि एक जगह एक बड़ी कौम जो थी वो मुसलमान थे, भले वो पाकिस्तान भले वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों की तादाद कम थी, मगर दुनिया भर में तो मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी या मुसलमान ज्यादा थे। ठीक है जी। इसी तरह सब कॉन्टिनेंट में इसकी जब एक संग बुनियाद रखी गई, जब इसकी बुनियाद रखी गई तो इसी बुनियाद पर थी कि दो कौमी नजरिया एक थ्योरी है, एक नजरिया है, एक आइडियोलॉजी है। और उस आइडियोलॉजी में क्या बताया गया है कि दो बड़ी कौमें हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट में आबाद हैं, और ये दो बड़ी कौमें एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। अच्छा जी। अब हमारे पास आती है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ टू नेशन थ्योरी के दो कौमी नजरिए की अहमियत क्या है। बेटा दो कौमी नजरिए की अहमियत इससे अंदाजा लगा लें आप कि दो कौमी नजरिए की बदौलत ही आज पाकिस्तान और इंडिया या हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से सेपरेट हुए। ये सबसे बड़ी अहमियत है। ये सबसे बड़ी अहमियत है कि दो कौमी नजरिए की जो सबसे बड़ी अहमियत है वो ये है कि आज पाकिस्तान में जिसमें हम आज रहते हैं, या जिसमें हम रिहाइश पजीर हैं, जिसके हम जो हमारे पास नेशनलिटीज है, या हम जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, आज इससे बड़ी कोई अहमियत हो ही नहीं सकती। दो कौमी नजरिया वही था जिसकी बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने रखी, और उसके बाद इस बुनियाद पर या ये समझ लें कि सर अहमद खान वो वाहिद शख्स थे या वो पहले शख्स थे जिन्होंने दो कौमी नजरिए की सबसे पहली सीढ़ी पर पांव रखा था। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल, फिर उसके बाद जो है वो कायदे आजम। लेकिन इससे पहले भी अगर हम आए कायदे आजम और अल्लामा इकबाल से पहले भी, तो इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े सर सैयद खान के रुफाका जो है जो इसमें मौजूद थे, या जो दो कौमी नजरिए में मौजूद थे, या जो टू नेशन थ्योरी के ये समझ लें मौजूद थे, वो भी इसमें शामिल। जैसे कि नवाब मोहसिन उल मुल्क हो गए, नवाब वक्कार उल मुल्क हो गए, जैसे सर आगा खान हो गए, अली हसन बिलगिरामी हो गए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो गए, मौलाना शौकत अली हो गए। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने दो कौमी नजरिए को अहमियत दी, और अहमियत देने के बाद उनको इस बात से इत्तेफाक करने लगे कि ये दो कौमें वो कौमें हैं जो कभी भी एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह सकती। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं। आगे बेटा इसी दो कौमी नजरिए में अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल, स्टेटमेंट ऑफ कायदे आजम एंड स्टेटमेंट ऑफ सर सैयद अहमद खान फॉर द टू नेशन थ्योरी, कि आपको दो कौमी नजरिए के लिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और सर सैयद खान के इरशादात को लिखना पड़ेगा। जैसे कि कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना का जो इरशाद है वो क्या है कि उन्होंने फरमाया था
कि ये सिर्फ एक ख्वाब होगा कि ये दोनों कौमें एक साथ कभी मिलके रह सकेंगी, सिर्फ एक ख्वाब होगा, ठीक है जी। क्योंकि इनकी हर चीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये कभी भी कौमें एक साथ मिलके नहीं रह सकती, क्योंकि वही लोग एक साथ मिलके रहते हैं या वही कौमें एक साथ मिलके रहती हैं जो जिनकी कोई ना कोई चीज एक दूसरे से सिमिलर तो हो, लेकिन ये दोनों कौमें तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। इससे मतलब अल्लाह हमें कायदे मौजूदा की इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि सिर्फ एक ख्वाब था कि दोनों कौमें एक साथ मिलकर रह सकती। क्योंकि बेटा मैं आपको बताते चलूं कि आज से कुछ टाइम पहले अगर हम देखें, जब कायदे मौजूदा ने मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं की थी, तो उस वक्त भी कायदे मौजूदा की जो ख्वाहिश थी वो यही थी कि कभी सब कॉन्टिनेंट के टुकड़े ना हो या सब कॉन्टिनेंट कभी भी डिवाइड ना हो, ठीक है जी, हमेशा ही दोनों कौमें मिलके रहे। लेकिन जब अल्लामा इकबाल की ये समझ लें रोशनी डालने पर और साथ में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के समझाने पर, कायदा जिन्ना को मतलब उनकी मंजिल दिखाने पर, जब कायदा जिन्ना ने क्या किया कि अपनी आंखों से या अपनी जागती आंखों से जब इन दोनों कौमों को देखा या इन दोनों कौमों पर रिसर्च की, इन दोनों कौमों पर तहकीक की, तो इस चीज का अंदाजा लगाया गया कि वाकई ये दोनों कौमें कभी एक साथ मिलके नहीं रह सकती, ठीक है जी। हम आगे चलते हैं। इसके बाद यकीनन बेटा आपको दो कौमी नजरिया समझ में आया होगा। अच्छा जी, अब आते हैं हम खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 तक। ये वो मूवमेंट थी या ये वो तहरीक थी जिसकी वजह से आज हमारे पास पाकिस्तान मौजूद है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट इज तहरीक खिलाफत या तहरीक खिलाफत से क्या मुराद है। तो बेटा तहरीक खिलाफत से मुराद ये है कि जब जर्मनी और फ्रांस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, ठीक है जी, अब उस वक्त आपको पता है बेटा जब वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कौमें हैं या दोनों मुल्क हैं, इन दोनों मुल्कों के अपने इत्तेहादी भी होंगे या इनको सपोर्ट करने वाले होंगे। तो इसी तरह सपोर्ट करने में जर्मनी को जो है वो तुर्की सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब ये होता है कि फ्रांस ने जर्मनी को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया या हरा दिया। हराने के बाद फ्रांस ने क्या करता है कि जो भी इसके इत्तेहादी थे, जैसे कि तुर्की जो है वो जर्मनी का इत्तेहादी थे, तो उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अब वो नुकसान किस सूरत में पहुंचाया कि फ्रांस ने तुर्की में होने वाली खिलाफत मूवमेंट के मुखालिफ चला गया या उसके खिलाफ में जो है वो खिलाफ हो गया। अच्छा जी, अब खिलाफ होने से होता क्या है, खिलाफ होने से बेटा ये होता है कि मुसलमानों का जो मरकज था या मुसलमानों की जो पावर थी या मुसलमानों का जो ये समझ लेते जो मरकज समझा जाता था, वो क्या हो गया, वो प्रॉब्लम में आ गया। लेकिन अब अगर हम इसकी हिस्ट्री सुने या हिस्ट्री पढ़े तो हमें क्या पता चलता है, सुनिएगा जरा। पहली जंग अजीम 1914 से 1918 में तुर्की को इत्तेहादी फौजियों के हाथों शिकस्त हो गई। जंग के इख्तिताम पर इत्तेहादियों ने तुर्की की सल्तनत के हिस्से बखरे करना शुरू कर दिए, मतलब उसको तोड़ना शुरू कर दिया। इस पर जनूबी एशिया के मुसलमानों में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो तुर्की की सल्तनत और खिलाफत उस्मानिया को इत्तेहाद इस्लामी की अलामत ख्याल किया करते थे। इन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में एक ज़बरदस्त तहरीक शुरू की जिसे तहरीक खिलाफत कहा जाता है। ये तो हो गई बेटा इसकी डेफिनेशन। के डेफिनेशन में क्या है कि जब जो उसके बाद जो आपके इत्तेहादी फौजी थे उन्होंने जब तुर्की की खिलाफत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया, डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, मुसलमान जो है बहुत ज्यादा गम गुस्से का शिकार हो गए। और शिकार होने के बाद क्या होता है कि उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की मौजूदगी में या क़यादत में जो है एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको हम तुर्की की तहरीक खिलाफत भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास आता है तहरीक खिलाफत के मकासद क्या थे या तहरीक खिलाफत के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो हमारे पास जो अगराज और मकासद आते हैं या हमारे पास जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट आते हैं वो क्या है। सबसे पहला, खिलाफत उस्मानिया यानी तुर्की की खिलाफत को बरकरार रखा जाए, फर्स्ट पॉइंट। नंबर टू, तुर्की की सल्तनत की इलाकाई सालमियत और वहदत को बहाल किया जाए, मतलब जो तुर्की एम्पायर है या तुर्की जो सल्तनत है उसकी जो सालमियत है, मतलब उसकी जो अमन व अमान है, उसकी जो वहदत है उसको बहाल रखा जाएगा। नंबर थर्ड, तुर्कियों के जो मुकद्दस मकामात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और अंग्रेज़ों को उन जगहों पर या उन मुकद्दस मकामात पर जो है अमल दखल करने से रोका जाए। नंबर फोर क्या था, तुर्कों के साथ इंतकामी सलूक ना, मतलब जो तुर्की जो थे या
तुर्क कौम जो थी उनके साथ भी कोई जो क्या कह सकते हैं हम उसको, कि इंतकामी सुलूक ना किया जाए, या उनके साथ जो है उनको कोई बदला वगैरह ना लिया जाए कि उन्होंने जो है उस वक्त जर्मनी का साथ दिया था तो उनके बदले के लिए हम खड़े हो जाएं। ठीक है जी, ये था हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ऑब्जेक्टिव के तुर्की की खिलाफत को बाहर रखा जाए, मतलब उसको एक्टिव रखा जाए। नंबर 2 जो था, तुर्की में अमन अमान रखा जाए। नंबर 3 था, तुर्की में जो मुकद्दस मकामात हैं या फिर जैसे मस्जिदें हो गई या मुसलमानों के जो मुकद्दस मकामात है, मदरसा मस्जिद वगैरह, उसको बहाल रखा जाए। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 था कि सॉरी हाँ उसके बाद और क्या था कि अंग्रेजों के अमल दखल से इनको महफूज रखा जाए, मतलब तुर्की के अंदर किसी भी अंग्रेज को अमल दखल करने से रोका जाए। नंबर 4 था बेटा, तुर्कियों के साथ या तुर्क कौम के साथ जो है वो इंतकामी सलूक या बदले वाला जो है कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट के नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अच्छा जी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे क्या मिलते हैं, या हमारे पास क्या हुआ कि तुर्कियों ने जो तुर्की खिलाफत के साथ जो भी कुछ हुआ उसके साथ नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पास क्या हुआ। बेटा सबसे पहली तो ये हुई खिलाफत मूवमेंट में कि मुसलमानों के हाथों से जो है वो मरकज चला गया या तुर्कियों की खिलाफत चली गई। अच्छा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि तुर्की खिलाफत या तहरीक खिलाफत जो थी जब स्टार्ट हुई तो इससे मुसलमानों में बेदारी की जो लहर थी ना वो दौड़ गई, और उनको ये यकीन हो गया कि ये कौम या हिंदू कौम जो है या कांग्रेस जो है कभी भी हमारी नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा जो है मजबूत असरात था जिसकी वजह से आज पाकिस्तान हमारे पास मौजूद है। क्या मतलब इसका दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, मनफी असरात मतलब ये कि इस वजह से मतलब तहरीक खिलाफत में जो कुछ भी हो। अच्छा, इसमें हुआ ये था कुछ कि जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर को जेल में डाला गया, जेल भेजा गया, तो उस वक्त तहरीक खिलाफत की जो भाग दौड़ थी, तहरीक खिलाफत के जो ये समझ लें जो पूरी ओनरशिप थी वो गांधी जिना के जो सॉरी गांधी की जो है वो कंधों पर आ गई थी। लेकिन उन्होंने जब देखा कि भाई यही अच्छा मौका है कि किसी तरीके से जो है वो मुसलमानों को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तुर्की की खिलाफत का बायकॉट कर दिया। बायकॉट करने से क्या होता है, या तुर्की खिलाफत को छोड़ दिया, छोड़ने से ये हुआ कि मुसलमानों के हाथों से जो है वो तहरीक खिलाफत जो है वो चली गई, या तहरीक खिलाफत जो थी या खिलाफत मूवमेंट जो थी वो मुसलमानों के हाथों से चली गई। और उसका ये सबसे बड़ा मनफी असरात यही था कि मुसलमानों के पास अब वो जो तुर्की एम्पायर था ना या फिर तुर्की जो सल्तनत थी वो नहीं रही। उसके बाद मजबूत असरात ये हुआ कि मुसलमानों को इस चीज का यकीन हो गया कि हिंदू कभी भी हमारे इत्तेहादी या हमारे साथ कभी भी नहीं हो सकते, तो बेहतर क्या है कि अपना अपना इनसे जो है किनारा कशी कर ली जाए और साथ में अपने मुल्क के लिए काम किया जाए, अपने मुल्क को जो है बनाने की कोशिश की जाए। उसके बाद एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट के इख्तिताम पर होता क्या है भाई, खिलाफत मूवमेंट के इख्तिताम पर हुआ ये कि एक 100 साल का मुआहदा किया गया, जिसमें क्या था सुनिएगा। तहरीक खिलाफत की बुनियाद जरा जज्बाती नोयत की थी। तुर्की खिलाफत जिसके हक में ये तहरीक चली और मुसलमानों ने इस तहरीक के नतीजे में अंग्रेजों के सितम सहे। बाद में तुर्की के अवामी लीडर मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने फौज तैयार करके यूनानी और फ्रांसियों को भगा दिया। चुनाचे अगस्त 1924 को आखिरकार लौजेन के मुआहदे के तहत तुर्की को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया गया। इस पर कमाल अतातुर्क ने खलीफा वहीदुद्दीन को माजूल करके अब्दुल मजीद आसफंदी को खलीफा बना लिया, जिसके बाद अमली इख्तियारात न होने के बराबर थे। इस पर सैयद अमीर अली और सर आगा खान ने कमाल अतातुर्क को एक खत लिखा कि खलीफा के इख्तियारात बहाल किए जाएं। बदकिस्मती से वो खत तुर्की के अखबारात में कबल अज वक्त छप गया और कमाल अतातुर्क इसको दाखिली मामलात में मुदाखलत करार देकर मार्च 1924 को खिलाफत की मनसूखी का ऐलान कर दिया। इस तरह जिस खिलाफत को गैरों से बचाने के लिए मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियां दी वो अपनों के हाथों ही जो है वो खत्म हो गई थी। ठीक है जी, मतलब हमने क्या सीखा कि तुर्की खिलाफत सबसे पहले थी क्या, ये एक मूवमेंट थी जो कि मुसलमानों ने चलाई थी और उसमें मुसलमानों की जो खिलाफत थी उसको बहाल करना था, मुसलमानों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म देना था जिसका नाम था खिलाफत, और या खिलाफत मूवमेंट था, और उसको बचाना था, उसके उसमें मुकद्दस मुकामात को बचाना था, अंग्रेजों के अमल दखल से तुर्कियों को महफूज करना था, जो भी तुर्की कम्युनिटी थी या तुर्की कौम जो थी उनको बदले से या इंतकाम वाले जो है रवैये से बचाना था। ठीक है जी, ये हमारे पास थी बेटा खिलाफत मूवमेंट जो मैंने आप लोगों के सामने आज डिस्कस की है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है बेटा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये नजरिया है पाकिस्तान। बेटा नजरिया पाकिस्तान अगर हम देखें तो नजरिया पाकिस्तान
हमें 3 चीजों में नजर आता है। क्या मतलब बेटा, मैंने आपको क्या बताया, नजरिया पाकिस्तान हमें 3 चीजों में नजर आता है, होली कुरान, सुन्ना, ट्रेडिशन और कल्चर। सबसे पहले पाकिस्तान का नजरिया था क्या? सबसे पहले बेटा पाकिस्तान का नजरिया था क्या? बेटा पाकिस्तान जो बनाया गया, उसका अगर हम बैकग्राउंड चेक करें तो वो एक इस्लामी रियासत बना, वो मुसलमानों को जो है वो आज़ाद करना था, मुसलमानों की रसूमात को जो है वो जो भी इस्लामी रसूमात हैं उनको जो है ताकि मुसलमान फॉलो कर सकें, उन पर अमल कर सकें। क्योंकि जब पाकिस्तान सॉरी मुसलमान और हिंदू जब एक साथ रहते थे तो इससे हुआ ये कि मुसलमानों की जो ट्रेडिशन, मुसलमानों के जो कल्चर थे उनको नुकसान हो रहा था। और वो नुकसान किस किस्म का था वो हमें पता चलता है 1937 के इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन हुए थे। जब 1937 के जनरल इलेक्शन हुए तो इससे जो हिंदू थे, हिंदू कम्युनिटी या कांग्रेस जो थी, उन्होंने चीटिंग करके क्या किया, वो इलेक्शन जीत लिए। और इलेक्शन जीतने के बाद क्या होता है, उन्होंने मुसलमानों की हर चीज के ऊपर बैन लगा दिया। और वो हर चीज क्या थी, उनके मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है जी, उनके जो भी रसूमात थी उस पर पाबंदी लगा दी गई। और मुसलमानों को इस चीज़ का बता दिया गया कि वो जब भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, तो उनके माथे पे तिलक लगा हुआ होना चाहिए। तिलक मतलब जो बेटा माथे पे हिंदू टीका लगाते हैं वो लगा हुआ होना चाहिए। और साथ में इंस्टीट्यूशन में जो है वो एक मूर्ति लगा दी गई गांधी की, और कहा गया कि जब जो भी इंस्टीट्यूशन में तालीम हासिल करने आएगा तो वो गांधी की जो मूर्ति है उसको पूजेगा या उसकी पूजा करेगा। उसके बाद इस चीज को जो है वो कंपलसरी कर दिया गया कि जो भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आएगा तो असेंबली के टाइम पर वंदे मातरम नामी जो है एक नगमा जो है वो गुनगुनाया जाएगा या फिर गाया जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, तो नजरिया पाकिस्तान इस्लाम की हमें याद दिलाता है, या इस्लाम की बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो रखी गई थी, जिसमें हमारे पास होली कुरान था, सुन्नत था, ट्रेडिशन था और कल्चर था। कि जो भी पाकिस्तान के अंदर कानून बनाए जाएंगे वो कुरान के मुताबिक या अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक बनाए जाएंगे, और जो भी अमल किया जाएगा वो सुन्नत के मुताबिक किया जाएगा। और इस्लाम में जो भी रस्म व रिवाज है या सकाफत है या कल्चर है या जो भी पाक साफ या शरई जो है वो ट्रेडिशन है, रसूमात है, उन पर अमल किया जाएगा। और जो भी पाक साफ जो कल्चर है या सकाफत है उसको फॉलो किया जाएगा। ये नहीं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम जो है दूसरों की रसूमात पर अमल करें। जैसे कि बेटा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में ये चीज़ें होती हैं कि हम रहते तो पाकिस्तान में हैं और मानते तो अल्लाह को हैं और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैं, मगर हम जो फॉलो करते हैं वो हिंदुआनी रस्मात को फॉलो करते हैं। वो किस तरीके से, हम अपनी शादियों को देख सकते हैं। अगर हम देखें इस्लामी रसूमात में तो हमारे पास जो इस्लामी रसूमात आती है उसमें बेटा हमारे पास बारात और वलीमा है। लेकिन अगर हम हिंदुओं की रसूमात देखें तो उसमें ये तमाम रसूमात मिलेंगी जो हमें पाकिस्तान में मिलती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मजहबी या इस्लाम में रस्म और रिवाज ये नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान बनने के या पाकिस्तान बनाने के अतराज़ व मकासद। अभी हम बेटा बैक साइड पर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पढ़कर आए, ठीक है जी। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं बेटा पाकिस्तान बना क्यों था, या पाकिस्तान का जो कयाम था उसके मकासद क्या थे, उसकी गर्ज क्या थी। तो सबसे पहली चीज, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, आजादी की हिफाजत, आजादी की हिफाजत। अब वो आजादी की हिफाजत कैसे, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब पाकिस्तान, जब बड़े सगीर में हिंदू और मुसलमान दोनों कौमें एक साथ रहती थी तो उनको या मुसलमानों को जो है वो मजहबी आज़ादी नहीं थी, या उनको और डिफरेंट किस्म की आज़ादी थी। मतलब जैसे कुर्बानी वगैरह जो है वो इतनी आज़ादाना माहौल में नहीं कर सकते जितनी आज़ादाना माहौल में हम पाकिस्तान में कर सकते हैं, ठीक है जी। सही है। और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी थी, मजहबी इज्तिमात की जो है वो आज़ादी नहीं थी। नंबर 2 था बेटा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रू इस्लामिक सोसाइटी, एक हकीकी इस्लामी मुआशरे का जो है वो कयाम करना था। एक ऐसा मुआशरा बनाया जाए जो हकीकी इस्लामी मुआशरा हो, जिसमें इस्लाम के उसूलों पर जो है वो चला जाए, इस्लाम के उसूलों पर अमल किया जाए और इस्लाम के उसूलों पर
अमल करके जिंदगी गुजारी जाए। तो ये क्या था हमारे पास, स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ट्रू इस्लामिक सोसाइटी। इसके बाद बेटा नंबर थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, सकाफती और तहजीबी इकदार का तहफ़्फ़ुज़। ऐसी सकाफत या ऐसी तहजीब या ऐसी रस्म रिवाज जो मजहबी हो, जो पाक साफ हो, जो मुसलमानों की हो, उनकी हिफाजत की जाए, या उनकी कल्चरल वैल्यूज जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी प्रोटेक्शन रखी जाए, ताकि क्या हो, ताकि क्या हो कि हर किसी को मजहबी जो है आज़ादी हो, या हर कोई मजहबी या सकाफती जो है वो, या मजहब में मौजूद सकाफती और तहजीबी जो भी इकदार है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जब पाकिस्तान एक रियासत बन जाएगा, या पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत बन जाएगा, या एक सेपरेट जो है वो रियासत बन जाएगा, सेपरेट मुल्क बन जाएगा, तो आपको पता है बेटा वो मुआशी तौर पे भी बेटा इस्तेकाम हो जाएगा, या इकोनॉमिक उसमें प्रोग्रेस आ जाएगी, या वो मुआशी तौर पर जो है वो परवान चढ़ने लगेगा। और जिससे क्या होगा, लोगों को आसानी होगी, वो आराम से रोजगार कमा सकेंगे, आराम से कारोबार कर सकेंगे। अब अगर हम देखें तो सर आप अब ये भी कह सकते हैं कि सर आप, हम ये भी तो देखें ना, बर्रे सगीर में जब हम थे तो हम वहां पे भी तो रोजगार कमाते थे। बेटा वहां पे रोजगार कमाया जाता था, लेकिन वहां पे रोजगार किस तरह कमाया जाता था, हमें हराम और हलाल का नहीं पता था। हराम और हलाल का पता होने का मतलब क्या है, आपको पता है जैसे कि हिंदू कम्युनिटी में जो है वो ब्याज लेना या सूद लेना जो है वो जायज समझते हैं, जबकि दीन इस्लाम में सूद लेना नाजायज है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे दीन इस्लाम में ज़कात देना जो है वो जायज अच्छा समझा जाता है, जबकि उनमें किसी की कोई आप जो है वो पैसों से या फिर कोई किसी भी तरीके से जो है वो मदद करना जो है वो बेहतर नहीं समझा जाता। ठीक है जी। हमारे में छोटे और बड़ों की जो है वो कदर की जाती है, या हमारे में इक्वलिटी रखी जाती है, या हमारे में जो है वो फ्रेटर्निटी रखी जाती है, लेकिन उनमें इस चीज़ को जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया जाता, या इसको इतना ज़्यादा जो है ये प्रोमोट नहीं करते, या इतनी ज़्यादा लोगों की मदद नहीं करते। उसके बाद था बेटा हमारे पास एक मजबूत मुस्लिम हुकूमत, फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम स्टेट। एक ऐसी मुस्लिम हुकूमत बनाना जो कि मजबूत हो। अब वो मजबूत किस सूरत में हो, वो मजबूत मजहबी सूरत में भी हो, वो मजबूत जो है वो मुआशी सूरत में भी हो, वो मजबूत जो है वो आज़ादी की सूरत में भी हो, वो मजबूत जो है वो लोगों की जो पावर है उस पर भी हो। ये नहीं कि हम जो है वो कहें हम एक सेपरेट मुल्क हैं, या फिर हम ये कहें कि हम जो है वो अपने खुद फैसले कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों की गुलामी कर रहे हो, या लोगों के तौर तरीके पर चल रहे हो। ये मजबूत रियासत की निशानी नहीं है। ठीक है जी। ये हमारा बेटा क्वेश्चन था नंबर 4, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, जिसमें हमने पढ़ा कि पाकिस्तान के बनने के मकासद क्या थे, अगराज़ मकासद क्या थे। तो मैंने जैसे बताया बेटा, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रू इस्लामिक स्टेट, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर वैल्यूज, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एंड नंबर 4 फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मुस्लिम स्टेट। उर्दू में आज़ादी की हिफाजत, एक हकीकी इस्लामी मुआशरे का क़याम, सकाफती और तहजीबी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी इस्तेकाम, एक मजबूत मुस्लिम हुकूमत। अच्छा जी। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, कानून आज़ादी हिंद 1947। अच्छा जी। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसके फुल टोटल जो है वो 5 to 7 पॉइंट्स थे। ठीक है। वैसे आप लोगों को बेटा शॉर्ट में करना होता है, तो आपको इसमें 4 या 5 जो है आपको इसमें स्ट्रेट मतलब जो है वो दिफात लिखनी होती है, पॉइंट्स लिखने होते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द 4 पॉइंट्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या कानून आज़ादी हिंद के जो है कोई भी 4 दफात या 4 जो है वो पॉइंट्स तहरीर करें। अब 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ठीक है जी। तो मैंने आपके थोड़े ज्यादा ही लिख दिए। सबसे पहला पॉइंट, सोवराइन स्टेट, आजाद रियासतों का कयाम। बरतानवी हिंद को 2 आजाद रियासतों में तकसीम कर दिया गया। बरतानवी हिंद मतलब बेटा आपको मैंने बताया था बर्रे सगीर पर पहले जो है वो बरतानिया की हुकूमत थी। ठीक है जी। तो वो इसका नाम जो पूरा था वो बर्रे सगीर भी था, इसका नाम बरतानवी हिंद भी था, इसका नाम भारत भी था, इंडिया भी था, तमाम मतलब इतने सारे इसके नाम थे। ठीक है। क्योंकि
असल में ये कोई एक स्टेट नहीं थी ना, कि एक किसी एक कंट्री या फिर कोई एक कौम नहीं रहती थी यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सबने अपने अलग अलग जो है वो इस जगह के नाम रखे हुए थे। तो जैसे इसमें बता रहे हैं कि आज़ाद रियासत का, अच्छा जी, तो दो कौमों को जो है या इस जो बरतानवी हिंद है या बरसगीर को जो है वो दो आज़ाद रियासतों में तकसीम कर दिया जाएगा। ये दो खुद मुख्तारी रियासतें पाकिस्तान और भारत 15 अगस्त 1947 को कायम कर दी जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद आएगा नो कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, बरतानवी हुकूमत की अमल दर नहीं होगा। मतलब क्या है, जब इन दोनों रियासतों को तकसीम कर दिया जाएगा तो बरतानिया हुकूमत का जो है दोनों रियासतों पर किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होगा, मतलब कोई कंट्रोल इन दोनों रियासतों पर नहीं होगा। उसके बाद 1935 एक लॉ या 1935 का एक्ट का कानून, जब तक पाकिस्तान और इंडिया में कोई कानून नहीं बनता या कोई आइन नहीं बनता, जब तक 1935 के एक्ट के ऊपर जो है वो अमल किया जाएगा। नो राइट टू रिजेक्ट द लॉज, कोई हक हासिल नहीं है कानून को मनसूख करने का। मतलब क्या है, बरतानिया हुकूमत को अब दोनों कौमें या दोनों रियासतें अपने अपने अगर कानून बनाती हैं तो बरतानिया हुकूमत को किसी किस्म का कोई राइट नहीं है कि वो दोनों रियासतों के लॉज को या फिर कानून को जो है वो क्या करें, मनसूख कर सके या रिजेक्ट कर सके। ठीक है जी, मतलब जब दो अलग 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 रियासतें हो चुकी हैं तो फिर किसी तीसरे बंदे को या फिर बरतानिया हुकूमत को कोई राइट नहीं बनता कि वो उनके लॉज को रिजेक्ट करे। नंबर 5, एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, शाही रियासत और बरतानिया की जो हुकूमत थी ना, उनके दरमियान मुआहदा किया गया। और वो मुआहदा किस तरीके से किया गया कि दोनों कौमें जो है वो अब अलग हो चुकी हैं, ये दोनों जो है वो अब सेपरेट हो चुकी हैं, या अब ये समझ लें कि अब किसी किस्म की जो है वो इनमें अमल दखल बरतानिया हुकूमत नहीं करेगी, या बरतानिया को किसी किस्म का कोई हक हासिल नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग बेटा। अच्छा जी, एम्पायर ऑफ इंडिया, ये शहनशाह हिंद का खिताब दिया गया। ठीक है जी, उसके बाद है आपका गवर्नर जनरल पावर, और दोनों आज़ाद रियासतों के गवर्नर जनरल को पावर मुहैया कर दी जाएगी या फराहम कर दी जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास बेटा कानून आज़ादी हिंद 1947 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था। ठीक है, जो हमने आज आपके सामने डिस्कस किया है। इसके बेटा ये आपके शॉर्ट में पूछा जाता है, और शॉर्ट में आपके पास 4 to 5 पॉइंट पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने आपको जो है टोटल 7 पॉइंट जो है वो लिखवाए हुए, तो काइंडली आप भी क्या करें, तकरीबन 4 to 5 जो है पॉइंट याद कर लें। अच्छा जी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, बेटा फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्ट ये होती है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन बेटा स्टार्ट यहाँ से होता है कि कोई भी मुल्क जब आज़ाद होता है ना, वो कभी भी तनहा जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसको दूसरे मुल्कों के साथ क्या करने पड़ेंगे, अपने रवाबित को जो है बेहतर बनाना पड़ेगा, दूसरे मुल्कों के साथ अपने जो है वो ताल्लुकात बेहतर बनाने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, आपके मुल्क में अगर फॉर एग्जाम्पल जो है वो हम ये समझ लें कि गंदुम पैदा होती है, चलो आपने गंदुम अपने मुल्क से ले ली और उससे रोटी बना ली, लेकिन आप बेटा रोटी खाओगे किससे? तो रोटी खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सब्जी वगैरह तोड़नी पड़ेगी, सब्जी वगैरह उगानी पड़ेगी। अब सब्जी आपके मुल्क में नहीं उग सकती, तो आपको मतलब क्या है कि अब आपको दूसरे मुल्क से जो है वो सब्जी जो है वो लेनी पड़ेगी। तो उसको सब्जी लेने के लिए आपको सबसे पहले उस मुल्क के साथ जो है वो अपने रवाबित को या अपने मामलात को बेहतर बनाना पड़ेगा, जब भी वो मुल्क जो है वो आपकी मदद करेगा। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन कि कोई भी मुल्क जो है वो तनहा अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, बल्कि उसको किसी ना किसी के साथ अपने राब्ते कायम करने पड़ते हैं। उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेनिटी, आज़ादी और इक़्तिदार की जो है वो हिफाजत की जाएगी। या कोई भी मुल्क जो है वो अगर फॉरेन पॉलिसी के उसूल में आता है या प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी में आता है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं या कुछ मुआहदे होते हैं जिन मुआहदों पर आपको ज़िंदगी अपनी गुजारनी पड़ती है, या समझ लें
कि आपको अपने मुल्क में अगर सही तरीके से रहना है और अपने मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात जो है बेहतर रखने हैं, तो आपको कुछ जो है ना पॉइंट्स के ऊपर अमल करना पड़ेगा। अब वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जिस मुल्क के साथ रह रहे हैं, आपको उसकी आज़ादी और उसके इक़्तिदार, मतलब क्या है, आपको उसकी इंडिपेंडेंस या उसकी आज़ादी और उसकी सॉवरेनिटी, मतलब उसके इक़्तिदार की हिफाजत करनी पड़ेगी। नंबर 2, रिस्पेक्ट फॉर अदर स्टेट सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने और साथ में उनकी इज्जत करनी है और साथ में उनकी आज़ादी और उनके इक़्तिदार की भी इज्जत करनी है। मतलब ये नहीं है कि आप उनके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करते भी रहें। अगर उन्होंने आपको आपके साथ ताल्लुकात बना लिए हैं या वो आपके साथ जो है वो बेहतर अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम अच्छा गुजार रहे हैं और आप उनके साथ जो है वो क्या करें, आप उनको मतलब डिग्रेड करें या उनकी आप जो है मजाक उड़ाएं। मतलब होता है ना यार कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि दो मुल्कों में आपस में अगर हो जाए या आपस में लड़ाई हो जाए, तो दो शख्सियात में भी होती है ये चीज़ कि वो फिर ताने मारना शुरू हो जाते हैं। तो ताने किस तरीके से कि आप उनकी आज़ादी का और उनके इक़्तिदार का मजाक उड़ाओ। तो ये चीज़ जो है वो फॉरेन पॉलिसी में नहीं आती है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में नहीं आती। ठीक है। नंबर 3, यूनाइटेड नेशन चार्टर। आपको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर सख्ती से अमल करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद बेटा ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मतलब इंसानी हुकूक की हिफाजत करनी पड़ेगी। आपको जो है ना मतलब सबको बराबर समझना पड़ेगा, इक्वलिटी रखनी पड़ेगी और लोगों के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है नस्ली इम्तियाज। नस्ली इम्तियाज से परहेज करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये पॉइंट बनाने वाला खुद यूनाइटेड स्टेट है, जबकि उस यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही सबसे ज्यादा जो नस्ली इम्तियाज होता है। मतलब काले और गोरे वाला जो कॉन्सेप्ट जो चला आ रहा है शुरू से, वो सबसे ज्यादा होता भी वही है। ठीक है जी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेटा वैसे तो हम यूनाइटेड स्टेट को नहीं कह सकते, आजकल तो हर जगह ही हो रहा है। या तो नस्ली इम्तियाज होता है या फिर आपका जबानी इम्तियाज होता है। इम्तियाज मतलब बेटा होता है फर्क करना। ठीक है जी। तो आप अगर फॉरेन पॉलिसी के उसूल देखें तो उसमें हमारे पास नस्ली इम्तियाज या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी आता है कि आप अगर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं या आप जो है वो फॉरेन पॉलिसी पर अमल करना चाहते हैं, तो आपको नस्ली इम्तियाज से भी परहेज करना पड़ेगा। नॉन इंटरफेरेंस। किसी जो भी आपके साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए हुए हैं या जो भी मुल्क आपके साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए हुए हैं, आपको उनके मामलात में दखल अंदाजी से परहेज करना पड़ेगा। अब जैसे कि यूक्रेन और आपके क्या बोलते हैं फ्रांस में जो है वो सॉरी रशिया में जो आपस में लड़ाई हुई, क्या मतलब है, अगर कोई भी अगर इन दोनों में मेंबर होगा ना यूनाइटेड स्टेट का, तो यूनाइटेड स्टेट ने उनको पहले ही कह दिया होगा कि आप दोनों लड़ते रहें, आप दोनों लड़ते रहें। अब जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, भले वो इनका दोस्त क्यों ना हो, मगर वो इनके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। ठीक है जी। मतलब आप किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो या किसी के साथ किसी किस्म की भी जंग हो, तो आप किसी दूसरे या तीसरे बंदे के जो है वो मामलात में दखल अंदाजी या इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब हम पढ़ते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। यही बेटा आपके पास शॉर्ट में आता है। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में भी आपके पास शॉर्ट में आता है और आपसे पूछा जाता है राइट डाउन 4 पॉइंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ये आपके पास बेटा टोटल 5 पॉइंट्स है, तो 5 के 5 भी लिख सकते हैं आप। वैसे आसान पॉइंट्स है तो आप 5 के 5 ही याद कर लें। उसका बाद बेटा नॉन अलाइंड मूवमेंट, या हमारे पास आता है गैर वाबस्ता तहरीक किसे कहते हैं। अच्छा जी, गैर वाबस्ता तहरीक ये इंडोनेशिया में 1955 में एक कॉन्फ्रेंस होती है या एक मूवमेंट चलाई जाती है और इसको नॉन अलाइड मूवमेंट भी कहा जाता है। और इंडोनेशिया में ये थी आपकी बंगडंग एक शहर है, उसमें होती है, जिसमें पाकिस्तान जो है बड़ा एक्टिव जो है वो किरदार अदा करता है या एक्टिव रहता है उसमें। और वहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं जिसको हम 5 पॉइंट्स कहते हैं, और इसको हम जो है पंचशीला के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके पास एमसीक्यूज में आए कि पंचशीला किसे कहते हैं या पंचशीला का मतलब क्या है, तो आप पंचशीला में कह सकते हैं कि 5 पॉइंट, या फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट में, या आपसे पूछा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट में पंचशीला, या आपसे पूछा है नॉन अलाइंड मूवमेंट में पॉइंट्स को कहा जाता है, तो पंचशीला लिखा हुआ हो या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट्स लिखा हुआ हो, तो आप लिखेंगे आंसर पंचशीला। नंबर 1 बेटा ये बिल्कुल सेम टू सेम नॉन अलाइंड मूवमेंट और फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एक जैसा ही लगते हैं। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। एक दूसरे के इक़्तिदार और इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करना। अभी ऊपर भी बेटा हम यही पढ़कर आए, ये देखें, रिस्पेक्ट फॉर अदर स्टेट सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस।
ठीक है जी, मतलब क्या है, एक दूसरे की इज्जत करना और एक दूसरे की इलाकाई खुद मुख्तारी का भी एहतराम करना। रिफ्रेंडमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एग्रेशन, जारियत से परहेज करना, मतलब किसी भी किस्म की जारियत या दहशतगर्दी वगैरह जो है, या किसी किस्म के ऊपर ताने कसना या लड़ाइयाँ वगैरह करना से परहेज करना। नॉन इंटरफेरेंस, किसी के मामला में किसी किस्म की दखल अंदाजी से परहेज करना। उसके बाद इक्वलिटी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, बराबरी और बाहमी अफादियत को बढ़ाना। बराबरी और बाहमी अफादियत मतलब कि ये नहीं कि छोटा है बड़ा है या अमीर है गरीब है, इस चीज़ को नहीं, बल्कि इक्वलिटी और म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए। उसके बाद पीसफुल एंड कोएग्जिस्टेंस, पुरअमन और बकाए बाहमी क्या जो है वो फिजा बरकरार रखनी चाहिए। यह गैर वाबस्ता तहरीक के बेटा 5 पॉइंट थे। नंबर 1, एक दूसरे के इक़्तिदार आला का एहतराम किया जाएगा, इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा, जारियत से परहेज किया जाएगा, दखल अंदाजी से परहेज किया जाएगा, बराबरी और बाहमी अफादियत रखी जाएगी, और पुरअमन बकाए बाहमी रखी जाएगी। ठीक है जी, ये आज बेटा ये आज का मेरा टॉपिक था। यकीनन आप लोगों के समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट भी जो है वो वीडियो जो है बना के इंशाल्लाह सेंड करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।